everyone, welcome back to my channel Acing Exams. I am Bhumika Sharma and I am teaching you the syllabus of SST for term 2 examination of class 10th. So in this video, I am going to teach you the chapter number 6 of your political science, political parties. Let's get started. Our first topic is why do we need political parties? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब क्या होता है। तो जब ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते हैं इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए और जिनकी आइडिया सिमिलर होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी सेम होती हैं, तो उनको हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, बीजेपी है, तो बीजेपी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब लोग साथ में आए जिनका आइडिया सेम था, इसी वजह से वो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर हैं। उसे क्या कहेंगे? एक पॉलिटिकल पार्टी। एंड नाउ पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो हम सबको पता है कि एक लीडर होता है और उसके एक्टिव मेंबर्स होते हैं और फिर उसके फॉलोअर्स होते हैं। तो इन तीन कंपोनेंट्स के बिना एक पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुली रिमेन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, अब वही अपने टॉपिक पे आते हैं, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऐसे क्या फंक्शंस हैं कि वी नीड देम। सो ये जो फंक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो नंबर 1 इज़ कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं, तभी हमें हमारी एक गवर्नमेंट मिल पाती है। नंबर 2 इज़ पॉलिसीज़। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये कुछ पॉलिसीज़ बनाती हैं, जैसे कि हमारी नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान बनाया था कंट्री को साफ रखने के लिए, तो ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो ये कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टीज़। नेक्स्ट इज़ मेक लॉज। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये लॉज बनाती हैं। लॉज कहाँ बनते हैं? लोकसभा में। और लोकसभा के मेंबर्स जितने भी होते हैं वो कौन होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ इट फॉर्म्स गवर्नमेंट। तो हम सबको पता है कि जो गवर्नमेंट बनती है हमारी वो पॉलिटिकल पार्टी से बनती है जब हम उन्हें इलेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ फॉर्म्स अपोजिशन। अब सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं होती है जो जीतती है, उसके अपोजिशन में जितनी भी पार्टीज़ होती है उन्हें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। उनका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। वो क्या करते हैं? वो चेक करते रहते हैं, दे चेक अपॉन द पॉलिटिकल पार्टीज, द रूलिंग पार्टी, कि वो लोग कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, और उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और जिस वजह से हमें पता चल पाता है कि क्या चल रहा है रूलिंग पार्टी के अंदर। सो नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स पीपल टू एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरीज। ये पॉइंट शायद आपको अच्छे से समझ ना आए, पर आप ऐसे समझ लीजिए कि जितनी गवर्नमेंट मशीनरीज होती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हमें उनसे सर्विसेज लेने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए हेल्प कर पाती हैं। नेक्स्ट इज़ शेप पब्लिक ओपिनियन। ये एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये ना जो पब्लिक ओपिनियंस होते हैं वो किस पे रिलाई करते हैं? हमारी रूलिंग पार्टी के ऊपर। अब जैसे अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मोदी जी आज बात कर रहे हैं करप्शन की, तो अगले दिन जब भी आपके घर में दादा नानी ताऊ ताई सब बैठे होंगे आपस में, तो वो ये बात करेंगे कि मोदी जी तो कल करप्शन के बारे में बात कर रहे थे, फिर उसके अकॉर्डिंग रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ने बोला होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने ओपिनियन सेट करते हैं। सो ये एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का। सो नेक्स्ट कम्स हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। सो 3 टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मैं समझाती हूँ आपको। 1 पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक पार्टी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, उनके अंदर इलेक्शंस होते हैं, पर एक पार्टी के अंदर ही अलग अलग पदों के लिए इलेक्शंस होते हैं। तो लेकिन बेसिकली रूल एक ही पार्टी करती है ऑल ओवर कंट्री। तो इसके प्रोज और कॉन्स क्या है? प्रोज मतलब एडवांटेजेस और कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस। तो पढ़ते हैं। इस पार्टी के एडवांटेज क्या है कि इसमें फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है। जब एक ही पार्टी होती है तो ज़्यादा कंट्रोवर्सीज नहीं होती हैं, ज़्यादा डिबेट्स नहीं होते हैं, डिसीजंस आसानी से जल्दी से बन जाते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिक्टेटरशिप, इट लीड्स टू डिक्टेटरशिप। ये लोगों को डर बना रहता है कि जब एक ही पार्टी होगी सिर्फ, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग डिक्टेटरशिप के अंडर आ जाएं। एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि लोगों को चॉइसेस मिल पाए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 1 पार्टी सिस्टम में तो सिर्फ एक ही पार्टी हमें एज अ चॉइस मिल पा रही है, तो हमें कोई चॉइस ही नहीं है कि हम उनको इलेक्ट कर सकें। वो आपस में ही इलेक्शंस होते हैं उनके किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो ये 1 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? चाइना।
नाउ नेक्स्ट कम्स टू पार्टी सिस्टम। तो टू पार्टी सिस्टम में टू मेन पार्टीज होती हैं सिर्फ, और इसके हम प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लेते हैं। तो टू पार्टी सिस्टम का प्रोज क्या है कि इसमें स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास दो है तो हमें पता है कि या तो वो रूल करेगी या वो रूल करेगी, तो हमें एक स्टेबल डिसीजन हो जाता है हमारे पास कि कौन सी पार्टी बेटर है और कौन सी पार्टी को हमें रूलिंग पार्टी बनाना चाहिए। तो अब आता है कॉन्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास लेस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो कुछ ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ़ चॉइसेस इसमें भी नहीं बढ़ती हैं। और ये टू पार्टी सिस्टम कौन कौन सी कंट्रीज़ में, यूएस और यूके। नाउ नेक्स्ट कम्स मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि हमारे इंडिया में होता है। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं जिनके बीच हम इलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी अबाउट प्रोज ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो नंबर वन, इसमें डेमोक्रेसी होती है। आप सबको पता है डेमोक्रेसी क्या होती है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। इसमें साफ साफ हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और हम उनमें से अपनी चॉइस के हिसाब से इलेक्ट कर सकते हैं। एंड कॉन्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम्स, इसमें इंस्टेबिलिटी होती है क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं। तो जो कंट्रोवर्सीज़ होती है, जो डिबेट होती है, वो बहुत ज़्यादा इंस्टेबल हो जाती है बहुत सारी पार्टीज़ के अंदर। तो और एग्जाम्पल क्या है इसका, इंडिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़, अब जो सेंट्रल लेवल पे पार्टीज़ होती है उन्हें हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़, और जो स्टेट लेवल पे होती है उन्हें हम कहते हैं रीजनल पार्टी। तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को 6% ऑफ वोट्स चाहिए होती हैं, टोटल वोट्स लोकसभा में, या फिर वो स्टेट्स हैं उनके असेंबली इलेक्शन में वो 6% वोट हासिल कर ले तो वो रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाती हैं। और साथ ही साथ उन्हें 4 सीट सिक्योर करनी होती है लोकसभा में, तभी वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ बन सकती हैं। और जब ये बन जाती हैं तो इनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इनको एक पर्सनल ऑफिस मिलता है और इनको परमानेंट इनका सिंबल मिलता है, जो कि कोई और पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती है। नाउ कम्स रीजनल पार्टीज़। तो ये स्टेट लेवल पार्टीज़ जो होती है उन्हें रीजनल पार्टीज़ कहते हैं। और एक रीजनल पार्टी बनने के लिए 6% ऑफ जितने भी विधानसभा में वोट है उसकी 6% वोट इनको चाहिए होते हैं। और साथ ही साथ इनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एटलीस्ट 2 सीट सिक्योर करनी पड़ती हैं। और जैसे कि इसका एग्जांपल है सापा यानी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। तो ये कौन सी है हमारी रीजनल पार्टीज़। नाउ नेक्स्ट कम्स चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं। नंबर 1, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पावर विद फ्यूल। अब होता क्या है, ये जो पार्टीज़ की इंटरनल डेमोक्रेसी होती है ये नहीं होती है, उनमें जो पावर जाती है वो कुछ ही लीडर्स के पास जाती है। जो छोटे लीडर्स होते हैं उनको दबा दिया जाता है और उनको पता भी नहीं होता है कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। तो जैसे आपने वर्ड सुना होगा पार्टी पॉलिटिक्स, तो वही यहाँ पे ये चलता है। नाउ नेक्स्ट इज डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है कि एक पर्सन है जो रूल कर रहा है, फिर उसी के बेटे को उस पार्टी के अंदर रूलिंग दे दी जाए, फिर उसके बाद उसी के बेटे को दे दी जाए, और फिर उसके बाद उसी के बेटे को दे दी जाए। जैसे कि हम कांग्रेस में देख सकते हैं, पहले जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, राहुल गांधी थी। तो इस हिसाब से तो इसको हम कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। और तो होता क्या है कि जितनी भी टॉप पोजीशंस होती हैं वो फैमिली मेम्बर्स को ही मिलती हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। नाउ नेक्स्ट कम्स पार्टी रेज द कैंडिडेट हु आर रिचर, क्रिमिनल बैक। अब होता क्या है, जो कैंडिडेट होते हैं वो पार्टी ही रेज करती है, वो पार्टी ही डिसाइड करती है। मेजरली क्या करते हैं, लीडर्स के पास पैसा ज़्यादा होता है वो उनको कैंडिडेट बना देते हैं, या फिर कभी कभी जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है उनको कैंडिडेट बना देते हैं। तो रिचर को इसलिए बनाते हैं ताकि जितना भी कैंपेन में पैसा खर्ची हो वो कर सके आराम से। और नेक्स्ट कम्स पार्टीज दीज डेज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस। अब होता क्या है कि सबके आइडियोलॉजीज इतने ज़्यादा सिमिलर से हो जाते हैं कि हमें मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं मिल पाती हैं। So these are the challenges which are faced by political parties, and this is one of the most important topic, and it is a very exam friendly question too, so kindly prepare that in a well manner. Now next comes how can parties be reformed. This is the last topic of the chapter. इस topic का मतलब है कि गवर्नमेंट ने, हमने अभी challenges पढ़े थे,
तो गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए क्या क्या किया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफेक्शन को प्रिवेंट किया। यानी डिफेक्शन क्या होता है, जैसे एक पार्टी के मिनिस्टर जो है वो सीट जीत जाता था तो वो दूसरी पार्टी में मूव ऑन हो जाता था, ये सोच के कि वो पार्टी वाले इसको मिनिस्टर बना देंगे। पर अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिफेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि अगर अब कोई भी मिनिस्टर ऐसा डिफेक्शन करता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसको वो सीट भी नहीं मिलेगी। नाउ नेक्स्ट कम्स अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो अब ये भी बोला गया है कि सारे नेताओं को अपना एक अकाउंट देना होगा, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इनकम का, और क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों को। ये किसने इशू किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है। नाउ नेक्स्ट कम्स टॉप पोस्ट इलेक्शन। अब ये बोला गया है कि टॉप पोस्ट के लिए भी इलेक्शन हुआ करेंगे, मगर ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर फैमिली वालों को ही टॉप पोस्ट मिलती है। ओके, नाउ दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। अब इसमें एक टॉपिक रह गया है, हमारी नेशनल पार्टीज़, जो हमारी इंडिया में पार्टीज़ हैं, बीजेपी वगैरह। तो मैं उन पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आपको डिटेल में उसको समझाऊंगी। सो इट विल बी आउट सून। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस चैप्टर। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट्स। इफ़ यू हैव सो काइंडली कॉमेंट डाउन, आई विल बी देयर टू solve all your queries. And also read this full chapter from your NCERT textbook. And anything else you want me to explain in more detail, kindly comment down. Stay tuned till my next video. Bye.